अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करनी है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन बता दें कि ये इरशाद भट्टी एक न्यूज़ एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक ट्वीट की है जो कि वाकई अलार्मिंग है कि 3 खबरें हैं, तीनों को मिलाकर पढ़ें। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नर स्टेट बैंक के सामने रो पड़े और उन्होंने कहा कि सर, अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में सिविल वॉर को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी खबर कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 400 अरब के और टैक्स लगाने का ऑर्डर किया है और गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें में भी बढ़ाने का कहा है। और तीसरी खबर यह है कि सऊदी अरब ने नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान को मदद या कर्जा देने से मना कर दिया और वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि इस साल 2023 में हम पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं देंगे। ये 3 खबरें मिला के पढ़ें तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक तबाहशुदा कंट्री हो चुका है पाकिस्तान, जो डिफ़ॉल्ट की सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है। एक डिफ़ॉल्ट के जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पाकिस्तान पूरा कर चुका है, सिर्फ ऐलान नहीं कर रहा। ये मिस्टर अजफर अहसन नटशेल ग्रुप के एक्स सीईओ और फाउंडर हैं, करंट सीईओ और फाउंडर हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बाहर से कहीं से कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान को ना भारत से ख़तरा है ना इजराइल से ख़तरा है। पाकिस्तान को सारा ख़तरा अंदर से है। पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, इस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $20 करोड़ का इजाफा हुआ है। $4.6 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, 4.8 हो गए हैं। इजाफा हुआ है, पहली बार अक्टूबर के बाद अब जाके इजाफा हुआ है। हकीकत यह है कि सिर्फ 3 हफ्ते की इंपोर्ट के लिए भी ये काफ़ी नहीं है। $4.8 बिलियन। लोन रिपेमेंट की तो अब बात ही छोड़ दे, वो तो अब पाकिस्तान तो ऐलान नहीं करेगा, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। बिजनेसमैनों से पूछा गया तो बिजनेसमैनों ने कहा कि भाई साहब, ये फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा इसलिए हुआ है कि प्राइवेट मनी चेंजर्स के पास और प्राइवेट मार्केट में जो पाकिस्तान में डॉलर पड़े थे वो सारे स्टेट बैंक खरीद रही है ताकि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इजाफा करे। तो पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, आम बिजनेसमैन के लिए डॉलर नहीं बचा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 4 कड़ी शर्तें बताई हैं। एक ये कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को कायम करो, यानी ज़बरदस्ती आप डॉलर के भाव को कंट्रोल ना करें, जो असल है डॉलर का भाव उस पर रहें। और इस पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ पाशा ऑलरेडी कह चुके हैं कि रियलिस्टिकली आप देखें तो इस वक्त डॉलर 295 रुपये का है। दूसरा, आईएमएफ ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के भाव में 7 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के गैस में पर किलोवाट, और क्या होता है KW अब, और 750 रुपये गैस के 1 यूनिट पे प्राइस बढ़ाएं। इससे आप खुद सोचें कि आम आदमी की तो कमर टूटी हुई है, कचूमर निकल जाएगा। और जो फिर महंगाई इसके नतीजे में बढ़ेगी, चीज़ें को भाव बढ़ेंगे, हर चीज़ का भाव बढ़ेगा, वो अलग। आईएमएफ ने तीसरी शर्त ये रखी है कि आप रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए 100 बिलियन रुपए का टैक्स नया लगाएं और 225 बिलियन आपको टैक्स में बढ़ोतरी करनी है।
और चौथी शर्त आईएमएफ की बहुत ही कड़ी है, वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार को जो 400 बिलियन रुपया आर्मी के रिटायर्ड लोगों को जो पेंशन के उसमें दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों को 400 बिलियन रुपया पेंशन जाती है। कोई इनसे पूछे कि ये आर्मी के जो रिटायर्ड जनरल्स ऑफिसर्स हैं, इन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है जो इनको पेंशन दी जा रही है। जब रिटायर्ड नहीं होते तब तक तो खूब लूटमार कर रहे होते हैं, सिविलियंस का कत्लेआम कर रहे होते हैं। ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है कि इनको पेंशन भी 400 बिलियन रुपया। मज़े की बात यह है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ये जो रिटायर्ड आर्मी के लोगों की जो पेंशन है वो सिविलियन बजट में डाली गई थी। मिलिट्री बजट तो पूरा लेके ही जा रहे हैं, ये सिविलियन बजट में डाली गई थी। तो आईएमएफ ने जो कड़ी शब्द से शर्त रखी है वो ये है कि ये जो पेंशन है ना फौजियों की 400 बिलियन रुपए की, उसको आप सिविलियन बजट से निकाल के मिलिट्री बजट में डालें। अब उसकी दो सूरतें हैं, या तो आप मिलिट्री बजट को बढ़ाएंगे फिर, या फिर आप मिलिट्री बजट को कम करेंगे तो उसको अकोमोडेट करेंगे। ये चार शर्तें ऐसी हैं कि जो अगर पाकिस्तान की सरकार ने कबूल कर ली ना, जो कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आईएमएफ की हर शर्त मान लेंगे, अगर ये शर्तें कबूल कर ली ना तो 6 महीने में पाकिस्तान का ताबूत दफन के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान के ताबूत में यह आखिरी कील है। और इसके बाद भी आईएमएफ सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर की किस्त देगा और कुछ नहीं देगा। तो ये अजीज़ दोस्तों इकोनॉमिक सिचुएशन है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के बचने के चांसेस बिल्कुल भी ख़त्म हो गए हैं। ऐसे में लाड़े लप्पे दिए जाते हैं कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, मार्च के महीने में हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे। रशिया का रिफाइंड ऑयल नहीं होता, रशिया का ऑयल रिफाइंड नहीं होता। रिफाइनरी की फैसिलिटीज़ कुछ ही मुल्कों के पास है। सऊदी अरब से रिफाइंड ऑयल आता है, रशिया का रिफाइंड ऑयल नहीं होता। इसीलिए चाइना और इंडिया सबसे बड़े खरीदार हैं कि इंडिया और चाइना के पास ऑयल रिफाइनरीज सबसे बड़ी बड़ी हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के पास तो बहुत बड़ी हैं। तो इसलिए ये लोग रशिया का तेल मंगवा के रिफ़ाइन करते हैं। इवन इंडिया तो रशिया का तेल खरीदता है, रिफ़ाइन करके बेचता है आगे। इसका फ़ायदा रशिया को भी होता है, इंडिया को भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो रिफाइनरीज है नहीं रिफ़ाइन करने के लिए, तो वो क्या करेगा? रशिया से तेल खरीद के सऊदी अरब या कहीं भेजेगा इसको रिफ़ाइन करने के लिए। दूसरी बात यह कि ये प्योर लारे लप्पे हैं। ये एक्चुअली सिर्फ कहा जा रहा है कि हम तेल खरीद रहे हैं ताकि आवाम को लॉलीपॉप दिया जा सके, वरना अयाज सादिक जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, उन्होंने साफ कहा है कि कोई फैसला नहीं हुआ रशिया से तेल खरीदने का, और हो सकता है कि 1 महीने में इसका फैसला हम कर लें कि हमें ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना। लेकिन हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं भाई, ये अमेरिका से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि अमेरिका इनको इजाज़त देगा रशिया का तेल खरीदने का? और फिर रिफ़ाइन कहाँ से करेंगे? तो ये सब इस तरह की लॉलीपॉप दे के पब्लिक को मामू बनाया जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अजीज़ दोस्तों, अभी मैंने बात की कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन स्कूलों में भी होते हैं तो इनकी एजुकेशन क्या है? और जो ये तो 2.5 करोड़ स्कूल मदरसा किसी में नहीं जा रहे। बाकी आधी से ज़्यादा पब्लिक तो जो रूरल एरिया है, पाकिस्तान के ज़्यादातर रूरल पब्लिक है। रूरल एरियाज़ में तो सारा मदरसों में पढ़ता है, और शहरों में भी, कराची ख़ास तौर पे पंजाब को हटा के। जितना पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है ना, वो पंजाब से एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको कराची में ये तारिक जमील और जितने बड़े बड़े मौलवी मिलेंगे ना, ये पंजाब के आए हुए हैं या केपी के से आते हैं। बलूचिस्तान में, सिंध में,
कहीं भी आपको मौलवी बड़े मिलेंगे ना, ये सारे पंजाब के हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि पाकिस्तान में मदरसों का नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया है। 1947 में पाकिस्तान की आबादी, वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी और 189 मदरसे थे पूरे वेस्ट पाकिस्तान में। 3 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन के लिए 189 मदरसे थे। लेकिन अब आगे आ जाएं, यानी उस वक्त 1.25 लाख लोगों के ऊपर एक मदरसा था। अब आ जाए 2022 की स्टैटिस्टिक्स कि हमारी आबादी 22 करोड़ है। तो मदरसों का भी इसी तरह इजाफा होना चाहिए, यानी 1200 मदरसे बनते हैं अगर उस रेशो से देखें तो। लेकिन मदरसे, ऑफिशियल मदरसे 16,000 हैं, यानी 16,000% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 16,000 नहीं, 30,000 मदरसे हैं। 16,000% इसमें इजाफा हुआ है। तो फिर आप आजकल जो एजुकेशन देख रहे हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि क्यों आजकल की ऐसी एजुकेशन है। मामूली मिसाल देख लें ये ज़रा। हम इस वक्त मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। ये आप देख सकते हो। मेरे भाइयों, हम मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ सलवार उतार के दुआ मांगी जाती है और दूसरी शलवार लाना भी यहाँ पर मना है, कहा जाता है ऐसा। ये आप अंदर देख सकते हो दरबार, यहाँ आगे लगी पड़े सलवार। अब ये पीर शलवार शरीफ की दरगाह पे आदमी शलवार उतार के अंदर जाता है। आदमी हो औरत हो, जो भी शलवार उतार के वहाँ लटका के अंदर नंगा जाएगा और नंगा ही वापस आएगा घर तक, क्योंकि वो दूसरी शलवार भी साथ नहीं ला सकता। और मज़े से वहाँ पे आप शलवारों की तादाद देख लें कि ये हर हफ्ते शलवारें उतार के वो कर दी जाती हैं तो नई शलवारें आ जाती हैं। ये आलम है। एक अभी मैंने पिछले दिनों आपको एक वीडियो दिखाई थी पीर लोटा शरीफ, वहाँ पे लोटे, हज़ारों लोटे लटकाए गए थे। तो मज़ार, दरगाह, मदरसे ये पाकिस्तान को रूल करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, सिर्फ ये पिछले 3 दिन में 3 वाक़यात आपके सामने रखूँगा कि सिंध में, बिलावल भुट्टो के सिंध में एक 14 साल की हिंदू लड़की को अगवा करके उसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया और उसको अपने से कई गुना बड़े आदमी से शादी कर ली। 14 साल की लड़की, कोई आवाज़ नहीं, कोई बोलता नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, मालाकंड में, खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर के ऊपर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया और दरगाही, तहसील दरगाही डिस्ट्रिक्ट मालाकंड में हिंदू लड़के को मारा गया। 4 फैमिलियां वहाँ से भाग के अपनी जान बचा के अपने घर छोड़ के भागी हैं। ये 4 फैमिलियां वहाँ पे हिंदू फैमिलियां रहती थीं, उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और इनकी हिफाजत जिस सरकार की थी उस सरकार की मौजूदगी में लोगों ने हमला करके उस मंदिर को तहस नहस कर दिया। अजीज़ दोस्तों, ये है सिचुएशन। और ऐसे में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने नया बिल पास किया है कि ब्लास्फेमी की सज़ा बढ़ाई जाएगी और पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की सज़ा को बढ़ा के 10 साल कर दिए। छोटी ब्लास्फेमी, एक तो ब्लास्फेमी होती है आपने कुरान की, प्रोफिट मोहम्मद की कर दी, अल्लाह की कर दी। एक प्रोफिट मोहम्मद के जो कंपेनियन थे, सहाबा कराम जिनको कहा जाता है, उनके बारे में भी आपने कोई उल्टी सीधी बात कर दी ना तो वो ब्लास्फेमी है। ये लॉ बन चुका है, नेशनल असेंबली से पास हो गया है। और प्रोफिट मोहम्मद की फैमिली, सहाबा कराम, इनमें से किसी की आपने ब्लास्फेमी की तो 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की कैद और सज़ाए मौत भी हो सकती है। ये है
माइनॉरिटीज़ का पाकिस्तान में हाल, जबकि स्वीडन में एक आम आदमी कुरान जलाता है, जो कि कंडेमनेबल एक्ट है कि किसी भी रिलीजियस उसको आप ना करें वो, तो उस पर स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट करता है, स्वीडन का फॉरेन मिनिस्टर भी ट्वीट करता है, शहबाज शरीफ भी ट्वीट करता है, इमरान खान भी ट्वीट करता है। इस मंदिर के तबाह होने पे, इस 14 साल की हिंदू लड़की के अगवा होने पे ना शहबाज शरीफ ट्वीट करता है, ना बिलावल भुट्टो जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ये हो रहा है वो ट्वीट करता है, ना इमरान खान जिसके केपीके में ये सब मंदिर की तबाह की गया। इनमें से किसी में इतनी इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि ये माइनॉरिटीज़ पे होने वाले अत्याचार के ऊपर एक लफ्ज़ बोलें। ये मरे जाते हैं भारत में माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जबकि भारत में माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी से ज़्यादा हुकूक हासिल हैं, और भारत में जितना वायोलेंस होता है वो मुसलमान करता है, हिंदू नहीं करता। इसके बावजूद ये भारत के ऊपर लगे रहते हैं। अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ का सबसे ज़्यादा हाल ख़राब है। मैं कई सालों से अपनी वीडियोज़ में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि पूरी दुनिया का मोस्ट ओप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल है ना, वो पाकिस्तान का माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर पे हिंदू हैं। अजीज़ दोस्तों, ये ख़बर आई है पेशावर की अखबार में कि इंटर कोर्स करने वाले पुलिस एहलकार 7 बरस से तहरीक तरक्की से महरूम, के 25 से 28 साल सर्विस के बाद भी इनकी प्रमोशन नहीं हो रही, इसलिए इसके बावजूद कि इन्होंने इंटर कोर्स किया है। अब इन जाहिलों को बताइए, अखबार में लिखा है, नॉर्मली पूरे अखबार में डिटेल में भी इंटर कोर्स कह रहे हैं। कहना ये शायद ये चाह रहे हैं जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, लेकिन ये इंटर कोर्स कह रहे हैं। ये जहालत आप देखें मेन स्ट्रीम अखबारों में है, तो आप और इससे क्या तवक्को करेंगे। अजीज़ दोस्तों, मेरे पास अब एक ही खबर रह गई है इस हवाले से, वो है कि सिराजुल हक कह रहे हैं, जमात इस्लामी के अमीर, पाकिस्तान के अमीर पूरे जमात इस्लामी के महंगाई, जहालत और ग़ुलामी का नाम पीडीएम, पीटीआई और पीपल्स पार्टी है, जबकि इनका मेयर का कैंडिडेट कराची में हाफिज नईम पीटीआई और पीपल्स पार्टी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। और आप इनकी मुनाफकत देखना कि जमात इस्लामी का मेयर आएगा या तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके या पीटीआई के साथ, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदारी, सबसे बड़ा डाकू ये आसिफ जरदारी है, और ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जमात इस्लामी को घेर ले। और जमात इस्लामी तो आपको पता है कि सबसे घटिया ग्रुप ऑफ पीपल है, तो कोई भरोसा नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल जाए। लेकिन उसका नुकसान है पीपल्स पार्टी के साथ मिलने में कि पीपल्स पार्टी ये क्लेम करेगी कि 93 हमारे हैं और तुम्हारे 86 हैं कराची के इलेक्शन में, तो मेयर हमारा होगा। जबकि पीटीआई के साथ उसको ये फ़ायदा है कि पीटीआई के 40 हैं, जमात इस्लामी के 86 हैं, तो वहाँ पे मेयर जमात इस्लामी का होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जमात इस्लामी कराची में क्यों जीती। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि आर्मी की मदर है, आर्मी की माँ है जमात इस्लामी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की माँ है, नर्सरी है सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की, टेररिस्ट आर्मी की। तो जमात इस्लामी का जीतना तो बनता ही था। मैंने पहले ही कहा था कि आर्मी ने डिसाइड कर लिया है। ये तो पीपल्स पार्टी की सरकार ने इस किस्म की धांधली कर दी कि ये क्लियर मेजॉरिटी से उसको जिता नहीं सके। अब आप ये देखें, ये जमात इस्लामी के मेयर का कैंडिडेट हाफिज नईम बहरिया टाउन के मलिक रियाज के साथ पेपर साइन कर रहा है। अब आप बताएं कि इनकी इलेक्शन कैंपेन में पैसा कहाँ से आया। पूरे कराची में इलेक्शन के दौरान किसी पार्टी की कोई कैंपेन नहीं थी। पूरी इलेक्शन कैंपेन जमात इस्लामी की आज से नहीं, पिछले 1 साल से कोविड के ज़माने से चल रही है, और फिर सैलाब के ज़माने में भी
पूरे कराची में बैनर लगाने, पूरे कराची में इन्होंने जलसे जुलूस सब कुछ किए। कराची की कॉल गर्ल्स, कराची की मॉडल्स, एक्टर्स, सबसे वीडियोस बनवाई, सब कुछ किया, इतना पैसा लगाया। ये बहरिया टाउन का मलिक रियाज, आर्मी का फाइनेंसर, ये जमात इस्लामी के साथ खड़ा है, तो फिर जमात इस्लामी नहीं जीतेगी तो और कौन जीतेगा। अजीज़ दोस्तों, ये सारी मेरे पास आज के हवाले से स्टोरीज थी, आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा प्रोग्राम। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।